हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसबी स्मार्ट स्टूडेंट चैनल। देखिए, आज हम सीटेट 7 जुलाई 2024 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे सीडीपी का। ठीक है, तो आज हम सीडीपी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। देखिए, अभी आप जो एग्ज़ाम दोगे वो आपका 14 दिसंबर 2024 का आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, और इसके पहले जो एग्ज़ाम हुआ था वो 7 जुलाई को हुआ था। अभी 2-3 महीने पहले का ही ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो ऐसे ही आपका भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि सिलेबस तो चेंज है नहीं, तो क्वेश्चन वैसे ही पूछा जाएगा। तो इससे आपको ये समझ में आएगा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। ठीक है, आपको ये सारी बातें समझ में आएंगी। और पेपर 1 पेपर 2 का सिलेबस सेम ही है, सिलेबस चेंज नहीं है, तो दोनों पेपर वाले इसको देख सकते हैं। ठीक है, इसके पहले हमने देखिए जनवरी 2024 का भी, देखिए इस साल में आपके 3 पेपर हुए। जनवरी 2024 का हमने सॉल्व करवाया, आज हम 7 जुलाई 2024 का कर रहे हैं। अभी उसके बाद आप 14 दिसंबर को आप सीटेट का एग्जाम दोगे ही। ठीक है, बहुत सारे लोग 3 बार एग्जाम दिए होंगे लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, तो उनका रीजन भी उनको पता होगा, क्योंकि टाइम बचता नहीं है। टाइम कैसे बचेगा जब तक आप प्रैक्टिस घर पे खुद नहीं करोगे। इसकी पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, आप चाहें तो निकलवा के पीडीएफ निकलवा के प्रैक्टिस खुद से कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन करेंगे हम स्टार्ट। आप बताइएगा आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कमेंट्स बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया। देखिए, छात्रों के विविध समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है। ठीक है, यहां पूछा जा रहा है आपसे कि जो छात्रों का अलग अलग समूहों से जो बच्चे आते हैं उनको, तो उनके अकॉर्डिंग उनको पूरा करने के लिए सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण, अलग अलग संस्कृति से उनका सही वर्णन कौन करता है। ठीक है, इसका आंसर तो आप कर लोगे। देखिए, डायरेक्ट आंसर कर सकते हो। जो मानकीकृत हमने बताया हुआ है कि ये जो मानकीकृत वर्ड है, ये लगभग 90% जहां भी ऑप्शन में आपको दिखे वो ऑप्शन आपका गलत ही होता है, वो ठीक नहीं होता है। ठीक है, ये पॉजिटिव वर्ड नहीं है, जिसे आप टैग वर्ड बोलते हो, तो ये पॉजिटिव नहीं है, ये निगेटिव वर्ड है, मानकीकृत। ठीक है, तो उनका सुविचारित होना चाहिए ना, उनका शिक्षण उत्तरदायी सही वर्णन कैसे करें, सुविचारित होना चाहिए, विचारित होना चाहिए, अनुकूलित होना चाहिए, बच्चों के अकॉर्डिंग होना चाहिए, है ना, विभेदित होना चाहिए, डिफ्रेंशिएटेड होना चाहिए, कि जिस बच्चे की जैसे नीड हो उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। गलत आपका है मानकीकृत नहीं होना चाहिए। तो जहां 3 ऑप्शन दिया होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वही आपका करेक्ट होगा। इन्होंने भी सही लगाया हुआ है, तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, देखिए, अनुकूलित होना चाहिए, डिफ्रेंशिएटेड भी होना चाहिए, सुविचारित भी होना चाहिए। अलग जैसे जिस बच्चे की नीड हो उसको कहते हैं विभेदित। डिफ्रेंशिएटेड होना चाहिए, है ना, जिसको जैसे नीड हो उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, उसके अनुकूल होना चाहिए, है ना, सुविचारित भी होना चाहिए, लेकिन मानकीकृत नहीं होना चाहिए। तो फोर्थ वाला आपका गलत है। तो तीनों बात ये सेकंड वाले में कही जा रही है, तो फोर्थ सेकंड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ हम गलत मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, एकदम ईजी है। देखिए, बस क्वेश्चन क्या होता है, थोड़ा लेंदी होता है, तो पढ़ने में आपका टाइम लगता है, और टाइम ही बाद में मैनेज नहीं होता, क्वेश्चन आपसे छूट जाता है, आपको तुक्का मारना पड़ता है, तुक्का कभी ठीक होता नहीं है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षिका खुद से पूछती है, मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनकी वर्गीकरण की स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो, वह छात्रों में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। अब देखिए, जिसको नहीं भी आया होगा, आपने 8 प्रकार की बुद्धि पढ़ी होगी, तो देखिए इसमें कौन सी बुद्धि है जो डायरेक्ट आंसर पर आप ऐसे देखिए, इसमें पर्यावरण के बारे में बताया जा रहा है, तो वैसे भी आप आंसर इसका प्राकृतिक बुद्धिमत्ता कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्यों क्या कहा जा रहा है कि पर्यावरण की विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने के लिए, है ना, तो यहाँ प्राकृतिक बुद्धिमत्ता होगी। ठीक है, सेकंड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, असर्शन और रीजन से 4-5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इस क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। निगेटिव मार्किंग क्योंकि नहीं है, तो कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं कर छोड़ के आना है। 150 पूछे जाते हैं तो 150 आपको करके आना है। बेशक आप लास्ट में अगर आपको टाइम ना मिले तो कोई भी ऑप्शन लगा दो, है ना, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है नहीं, तो गोला बनाने से क्या ही जाता है। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना है। अजर्सन और रीजन वाले क्वेश्चन देखिए बहुत ईजी होते हैं, केवल हमें देखना होता है ये अजर्सन ठीक है नहीं करेक्ट, और इसका रीजन ठीक है कि नहीं, और ये रीजन अजर्सन की सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं। ठीक है, देखिए अभिकथन क्या कह रहा है, शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस, चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। अब जो सीडीपी कभी नहीं पढ़ा होगा वो ये ऑप्शन गलत कर देगा, लेकिन ये ऑप्शन करेक्ट है। क्यों? क्योंकि देखिए, जब छात्रों के बीच हम बहस, है ना, बातचीत, चर्चा, सहयोग को प्रोत्साहित करेंगे तो बच्चे सीख पाएंगे, है ना। ये बहस यहाँ पे बहस निगेटिव वर्ड नहीं है, यहाँ पॉजिटिव है। तो शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच, जब विद्यार्थी आपस में बातचीत करते हैं ना, किसी को कुछ भी डाउट हो तो आपस में कोलैबोरेट करके जब सीखते हैं तो उनकी जो
अच्छा सीख लेते हैं बच्चे, ठीक है। तो जब बच्चे को हमें सहयोगात्मक रूप से सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है। बच्चे की लर्निंग अच्छी होती है तो ये अभिकथन जो है वो करेक्ट होगा। अब रीजन इसका क्या दिया हुआ है, ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। देखिए निष्क्रिय वर्ड जो है ये निगेटिव वर्ड है, निष्क्रिय नहीं होता, ठीक है, निष्क्रिय नहीं होता, सक्रिय होता है। ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, इसलिए ये तो गलत हो जाएगा, फिर भी हम पूरा पढ़ेंगे। और सामूहिक गतिविधियों में संलग्नता अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा डालता है। अब भाई सामूहिक गतिविधि जब बच्चे समूह में सीखेंगे तो ये संलग्नता कहा जा रहा है कि बाधा डालती है, बाधा नहीं डालती है, ये बाधा नहीं डालती है, इसलिए इसका कारण जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखेंगे ऑप्शन में जहाँ ए सही है लेकिन आर गलत है, तो सेकंड वाला ऑप्शन इसका भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका अभिकथन ठीक है लेकिन रीजन जो इसका कारण है वो आपका गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, दोबारा से आपसे अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। हमें देखना है अभिकथन जो है वो ठीक है कि नहीं और कारण इसका ठीक है कि नहीं, ये देखेंगे हम। और देखेंगे उसके बाद ये कारण अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। अभिकथन क्या दिया हुआ है, स्कूलों को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने के परिणामों का आकलन करते हैं। ये बात गलत है ना, बच्चों को हम प्रोडक्ट समझ लेंगे। कहा जा रहा है कि स्कूल में जो है इस तरह का कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पाद, केवल रिजल्ट उत्पाद, ठीक है, केवल उत्पाद का मतलब केवल रिजल्ट पर फोकस करें, परिणामों का आकलन करता है उस पर केवल फोकस करना चाहिए, तो ये बात गलत हो जाएगी आपकी। अब इसका कारण क्या दिया हुआ है, सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमिक और पदानुक्रमिक होता है, ये बात भी गलत है। कहा जा रहा है पक्के तौर पर अनुक्रमिक, जरूरी नहीं है कि जितना आज आप सीख रहे हो लीनियर लर्निंग जो है वो आपकी, देखिए सीखना आपकी जो है वो सिक्वेंशियल नहीं होती है, अनुक्रमिक नहीं होती है। जरूरी नहीं है कि जितना आज आप पढ़ रहे हो जितना घंटे उतना कल पढ़ोगे, ये नहीं है। कल आप बीमार पढ़ सकते हो, कल ज़्यादा भी पढ़ सकते हो आज के मुकाबले, है ना। उसकी जरूरी नहीं है कि जितना घंटा आज आपने पढ़ा 1 मिनट कल उससे ज़्यादा कम नहीं होगा, ये जरूरी नहीं है ना। आज आप 5 पढ़ रहे हो कल 10 पढ़ सकते हो, आज 2 पढ़ रहे हो कल 1 ही पढ़ सकते हो, तो लीनियर सिक्वेंशियल नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए आपका कारण भी गलत हो जाएगा, तो ए और आर दोनों गलत है, ये बात थर्ड में कही जा रही है, तो थर्ड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, कहा जा रहा है सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की विशेष संगीतीय क्षमता रखती है, उसके माता पिता दोनों ही निपुण गायक हैं और वे सुनीता को अपनी आवाज को और बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण कक्षा में भेज रहे हैं। सुनीता की यह क्षमता संभावित रूप से किन कारकों के अंतःक्रिया का परिणाम है, यह आपको बताना। देखिए सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की है, उसके अंदर ये क्षमता है, और क्योंकि देखिए सुनीता जो है वो संगीत गाना जानती है और उसके माता पिता भी गायक हैं, ठीक है। कहा जा रहा है उसके माता पिता दोनों निपुण हैं, तो ये तो इसको उसके आनुवंशिकता है ना, उसके हेरिडिटी से मिला। अब इन्वायरमेंट से क्या मिला है उसको, यहाँ पे देखिए उसकी आवाज़ को और बेहतर करने के लिए उसको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ठीक है। कक्षा में भेज रहे हैं मतलब उसको इन्वायरमेंट मिल रहा है बाहर से। तो सुनीता की यह क्षमता संभावित रूप से किससे अंतःक्रिया का परिणाम होगी, तो ये आनुवंशिकता और वातावरण दोनों से है ना। ये तो हम कह नहीं सकते केवल आनुवंशिकता, और ना ये कह सकते हैं केवल हेरिडिटी आपकी, ना ही इन्वायरमेंट। तो हमने आपको बताया भी था विकास वाले चैप्टर में, D = हमने पढ़ा था हेरिडिटी इंटू इन्वायरमेंट होता है, केवल आनुवंशिकता और केवल वातावरण से हम नहीं कह सकते, ना कि प्लस होता है, दोनों का हिस्सा हो, दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में भी बताया गया है कि देखिए जो सुनीता है वो संगीत की क्षमता रखती है और उसके माता पिता भी निपुण गायक हैं, और उसको बेहतर करने के लिए उसको प्रशिक्षण के लिए कक्षा में भी भेज रहे हैं, उसको इन्वायरमेंट भी मिल रहा है, तो ये आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का कारक है, इसलिए सेकंड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, प्याजे और वाइगोत्स्की से क्वेश्चन पूछा गया। ये देखिए जनवरी 2024 में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, जनवरी में पूछा गया, उसके बाद जुलाई में भी यही क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए प्याजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में एक प्रमुख समानता क्या है, ये आपको बतानी है। बच्चों के विकास के चरण जैसी प्रगति पर ध्यान रखना, देखिए चरण की प्रगति पर ध्यान, ये तो आपके प्याजे करते हैं, क्योंकि प्याजे आपके स्टेजेस में बात करते हैं और वाइगोत्स्की स्टेजेस में बात नहीं, वो भाषा, संस्कृति, समाज, है ना, या सोशल। वाइगोत्स्की का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, तो वो जो है स्टेजेस में बात नहीं करते हैं। वाइगोत्स्की आपके, प्याजे आपके स्टेजेस में बात करते हैं, वो कहते हैं कि विकास असतत प्रक्रिया है, जबकि वाइगोत्स्की कहते हैं विकास सतत प्रक्रिया है, ठीक है।
बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव, हाँ ये बात ठीक हो सकती है। थर्ड में कहा जा रहा है संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में संस्कृति की भूमिका, तो संस्कृति की भूमिका केवल वाइगोत्स्की मानते हैं, ना कि प्याजे आपके मानते हैं। और फोर्थ में कहा जा रहा है भाषा और विचार के बीच संबंधों के बारे में उनके चिंतन, तो उनके चिंतन तो अलग अलग है ना, क्योंकि वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा, वो भाषा को महत्व मानते हैं, और प्याजे आपके कहते हैं वो विचार, है ना। क्योंकि एक बार देखिए जनवरी में आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि जो वाइगोत्स्की है वो कहते हैं कि भाषा विचार को निर्धारित करती है, लेकिन जो प्याजे हैं वो कहते हैं विचार भाषा को निर्धारित करती है। तो इनके चिंतन दोनों में अलग अलग हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि उनके चिंतन जो है वो समान है, तो उनके चिंतन अलग अलग हैं। जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव, बच्चे खुद से सीखते हैं, ये दोनों बात ही कहते हैं, क्योंकि दोनों क्या है, रचनात्मक है ना, दोनों रचनात्मकता पर महत्व देते हैं, इसलिए आपका सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन आपके गलत होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, एनआरटी सीआरटी से क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है, ये आपको बताना है। पहला है मानक संदर्भित मूल्यांकन, आपको ये बताना है इसमें से कौन सा सही सुमेलित दिया गया है, ठीक है। मानक संदर्भित मूल्यांकन साथियों के प्रदर्शन की तुलना करता है, ठीक है, ये बात करेक्ट है, पहला ही करेक्ट हो जाएगा। कैसे करेक्ट होगा, देखिए जो मानक संदर्भित होता है क्या होता है, ये एनआरटी होता है। यहाँ दिया गया देखिए नॉर्म डिफरेंस असेसमेंट जो दिया गया है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ आपको जैसे आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो तो जिसका आपको साथियों के साथ तुलना करनी पड़ती है ना, आपका परसेंटेज हाई होगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप एक नंबर से कम रह जाए तो उसका नहीं होता है ना। तो इसमें केवल पास आउट नहीं होना होता, पास आउट होने के बाद भी आपको दूसरे के साथ उससे अच्छा नंबर लेके आना होता है, तभी आप सिलेक्ट हो पाओगे। तो यही आपका होता है नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट। और जो आपका ये लास्ट में दिया गया है क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट, मानदंड संदर्भित मूल्यांकन, विशिष्ट विषयों की महारत शामिल है, तो इसमें महारत शामिल नहीं होती। इसमें ये कहा जाता है कि जैसे आप सीटेट दे रहे हो तो इसमें केवल आपको किसी से कंपटीशन नहीं है, केवल आपका 90 नंबर अबव आ जाए आप पास आउट हो जाओगे, कहीं भी वैकेंसी आ जाए तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो, ये है। यहाँ पे ये नहीं है कि हमें उससे ज़्यादा लेके आना है तभी हम पास आउट हो पाएंगे, केवल आपका 90 अबव आ जाए बस आप पास आउट हो जाओगे, कहीं भी वैकेंसी आ रही है तो आप फॉर्म फिल कर पाओगे, है ना, यही तो है। तो ये आपका क्राइटेरियन होता है, क्राइटेरिया है, तो इसे क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट असेसमेंट बोलते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा महारत शामिल है, तो इसमें महारत शामिल नहीं होती, तो ये गलत हो जाएगा, पहला ही आपका करेक्ट है। बाकी देखिए दूसरा क्या कहा जा रहा है, रचनात्मक मूल्यांकन में यह निर्धारित करता है कि छात्र कक्षा से पहले और बाद में क्या कर सकते हैं, तो ये रचनात्मक में नहीं होता, ये योगात्मक में होता है, ये गलत दे रखा है। उसके बाद देखिए थर्ड क्या कहा जा रहा है, योगात्मक मूल्यांकन, इसमें पेपर पेंसिल परीक्षण के साथ साथ गैर लिखित व्यवहारों के विस्तृत विवरण शामिल है, तो देखिए इसमें उल्टा दे रखा है, जो रचनात्मक में होना चाहिए वो योगात्मक में कर दिया है, जो योगात्मक में होना चाहिए वो रचनात्मक में हो जाता है। ये पेपर पेंसिल टेस्ट आपका रचनात्मक में होता है, फॉर्मेटिव में होता है, और ये जो योगात्मक में क्या होता है, इसमें केवल आपको वो होता है जैसे वार्षिक परीक्षा होती है ना कि वो रिजल्ट पे फोकस किया जाता है, और समेटिव में क्या होता है, फॉर्मेटिव में क्या होता है कि उसमें आपको पेपर पेंसिल टेस्ट जो बात यहाँ कही जा रही है उल्टा दे दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए। बाकी जो सही सुमेलित है वो फर्स्ट वाला ही सही है, क्योंकि हम नॉर्म डिफरेंस असेसमेंट में साथियों की साथ तुलना होती है, हमें इससे ज़्यादा लेके आना है तभी हम सेलेक्ट हो पाएंगे, ठीक है। तो ये आपका नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट है, एनआरटी और सीआरटी होता है, ठीक है। इससे क्वेश्चन 2 बार पूछे गए हैं, शायद जनवरी में भी हमने किया था, जनवरी में भी क्वेश्चन इससे पूछा गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, उसका भी हमने किया हुआ है, अगर आपको देखना है प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, संवेदनशील अवधि वह समय अवधि होती है जिसके दौरान कुछ विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। देखिए संवेदनशील अवधि क्यों कहा जाता है, संवेदनशील अवधि शैशवावस्था को, शैशवावस्था में कहा जाता है अगर बच्चे को अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाएगा तभी उसका भाषा विकास अच्छा हो पाएगा ना। ये तो जरूरी नहीं है कि बच्चे ने देखिए जन्म ले लिया है तो ये आप नहीं कर सकते उसको इंजेक्शन लगवा के उसकी, अगर कोई बच्चा बोल नहीं रहा है तो उसको एकदम से बोलने लग जाएगा, है ना। जो चीज़ पर्यावरण से मिलती है वो चीज़ आप किसी दवा वगैरह से ठीक नहीं कर सकते हो ना। जैसे इन्वायरमेंट, बच्चा अगर चोरों के बीच में रह रहा है तो उस तरह का चीज़ सीखेगा, है ना, जैसे उसका इन्वायरमेंट मिलेगा वैसे ही सीखेगा ना। अब कोई बच्चा दिल्ली में है उस तरह का इन्वायरमेंट उसको वहाँ का मिलेगा, एकदम से कोई गांव में रह रहा है तो उस तरह का मिलेगा, है ना। अभी देखिए कोई भी शहर में रह रहा है, किसी गांव की चीज़ पूछिए कि क्या होता है तो उसको पता नहीं होगा। तो इन्वायरमेंट का फ़र्क होता है, अलग अलग इन्वायरमेंट जिसको जहाँ जिस तरह मिले, जैसे जो सीखता है, तो इसको संवेदनशील कहा जाता है। किसके कारण, पर्यावरणीय कारक के कारण, तो पर्यावरणीय कारक ही इसका आंसर होगा, ठीक है।
तो संवेदनशील ऐसा वस्तु को कहा जाता है, अगर उसको अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाएगा तो उसका भाषा विकास अच्छा होता है। ठीक है, तो पर्यावरणीय कारक, सेकंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, दोबारा से देखिए, लेव वाइगोत्स्की से क्वेश्चन पूछा गया है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच में क्या संबंध है? ये क्वेश्चन आपसे जनवरी 2024 में भी पूछा गया है, भाषा और विचार के बारे में। ठीक है, क्या संबंध है ये आपको बताना है। विचार भाषा को आकार देते हैं, विचार भाषा को आकार देते हैं, ये वाइगोत्स्की नहीं कहते हैं, वाइगोत्स्की कहते हैं, क्योंकि ये भाषा पर महत्व देते हैं ना, ये भाषा पर ही महत्व देते हैं वाइगोत्स्की। तो ये भाषा विचार को अगर क्वेश्चन दिया होता तो ये करेक्ट हो सकता था, लेकिन विचार भाषा को आकार देता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। सेकंड देखिए, भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, तो एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, ये कहा जा रहा है भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमयीय प्रक्रियाएं हैं, ये बात करेक्ट है ना, क्योंकि भाषा और विचार जो शुरुआती अवस्था होती है वो पहले पैरेलल होती है। ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल होती है भाषा और विचार, बाद में जाके वो मर्ज हो जाती है। ठीक है, भाषा और विचार, तो थर्ड वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ में कहा जा रहा है भाषा विचार को आकार नहीं देती, अगर यहाँ लिखा होता आकार देती है तो फोर्थ ही करेक्ट होता, लेकिन यहाँ कहा गया कि आकार नहीं देती, इसलिए 4 इसका गलत हो जाएगा, तो थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, समावेशी कक्षा के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें हमें हर बच्चे को ध्यान में रखना है। अब देखिए, समावेशी कक्षाओं में विशेष बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक अलग शैक्षिक कार्यक्रम पेश किया जाता है, ये बात गलत है। कह रहे हैं कि जो विशेष बालक होते हैं, है ना, जो स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं, इनको कहा जा रहा है कि एक अलग शैक्षिक कार्यक्रम पेश किया जाता है, ये नहीं उनको अलग नहीं बिठा देगा, हमको सबको साथ में लेके चलना होता है, यही आपकी समावेशी है ना, समावेश, सबको समावेश इसमें करना है ना, सबको लेके इसमें चलना होता है। यहाँ कहा जा रहा है कि अलग, तो इसलिए फर्स्ट आपका गलत हो जाएगा। सेकंड कहा जा रहा है अलग अलग भिन्नताओं के अनुसार विभेदित निर्देश दिए जाते हैं, ये बात करेक्ट हो जाएगी, सेकंड वाला इसका करेक्ट होगा। कहा जा रहा है अलग अलग भिन्नताओं के अनुसार, जो अलग अलग बच्चे हैं उनके अकॉर्डिंग, उनके नीड के अकॉर्डिंग उन्हें निर्देश दिए जाते हैं, ये बात करेक्ट है। ठीक है, जैसे जिस बच्चे की नीड हो हम उसके अकॉर्डिंग कार्य को करेंगे, तो सेकंड वाला इसका सही हो जाएगा। थर्ड में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है बच्चों के बीच हर तरह की भिन्नताओं को दूर करने का लक्ष्य रखती है, हर तरह की भिन्नता को दूर करने का लक्ष्य रखती है। अब देखिए, फोर्थ क्या कहा जा रहा है, को पहचानना चाहिए कि हर बच्चा एक ही दर और एक ही समय में सीखेगा, ये जरूरी नहीं है। यहाँ कहा जा रहा है एक ही दर, रेट किसी का भी सेम नहीं होता, रेट सबका अलग होता है। कोई बच्चा 1 साल में चलने सीखता है, कोई 2 साल में, किसी के 8 महीने में दूध के दांत निकल जाते हैं ना, किसी के 1 साल में निकलते हैं, किसी के 2-2 साल नहीं निकलते हैं, सबका दर अलग होता है। आप जहाँ हो, आपका जिस तरह का इन्वायरमेंट मिल रहा होगा, आप हो सकता है आप बेड पे बैठ के क्लास देख रहे हो, बहुत सारे लोग होंगे जिनको ज़मीन पे कुछ बिछाने के लिए भी नहीं मिला होगा, है ना, सबकी दर जो है वो अलग अलग बच्चा सीखता है, ज़रूरी नहीं है एक ही समय में एक ही तरह से हर बच्चा सीखे, तो ये अलग होता है। यहाँ कहा जा रहा है एक ही समय में सीखेगा, इसलिए फोर्थ वाला गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अजर्सन और रीजन वाले दोबारा से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, कहा जा रहा है यहाँ अभिकथन पढ़िएगा, शिक्षकों को बच्चों को प्रयोग के लिए बहुत सारे अवसर देने चाहिए और उदाहरणों और गैर उदाहरणों पर चर्चा करनी चाहिए, ये बात ठीक है। कहा जा रहा है कि शिक्षकों को अवसर देना चाहिए और उदाहरण, देखिए जो भी टॉपिक से रिलेटेड उदाहरण है उसको भी देना चाहिए, जो टॉपिक से गैर उदाहरण, जो टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, अगर जो आपके दैनिक जीवन से कोई भी उदाहरण लेके हम आपको उस थ्योरी में कनेक्ट करेंगे चीज़ों को, तो जिससे आपको बेहतर समझ में आएंगी, तो वही कहा जा रहा है, तो ये इस पर चर्चा करनी चाहिए। कारण क्या है, बच्चों में गलत धारणाओं से निपटने का एक रचनात्मक विपरीत उदाहरण प्रदान करता है। अच्छा, तरीका विपरीत उदाहरण प्रदान करना है, ये इसका कारण दिया है, तो ये बात भी ठीक है। कहा जा रहा है बच्चों में जो गलत धारणा, अगर निपटने का अगर बच्चा कोई भी उदाहरण दे रहा है गलत धारणाओं से निपटने के लिए, तो आप उसका विपरीत उदाहरण देकर उसको समझा सकते हो, तो ये भी बात ठीक है ना, काउंटर एग्जाम्पल्स, तो ये भी ठीक है, तो इसका कारण भी ठीक है। तो ए और आर दोनों सही है, और ए आर की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो इसलिए फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, यहाँ कहा जा रहा है भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है, ये आपको बताना है। देखिए, भावना, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन, ये किस विकास में शामिल होगा। आपने चार तरह का विकास पढ़ा होगा, है ना, कौन कौन सा, फिजिकल, सोशल, कौन कौन सा पढ़ा है, PCSE,
फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशन। तो इसमें से कौन सा होगा? भावनाएं इसमें किस में आएंगी, आप ये भी बता दीजिए, तभी आप आंसर पर जाओ। ये भावना किस में आएगी, किस विकास में आएगी? ये तो ना फिजिकल में आएगी, ना कॉग्निटिव में आएगी, ना ही सोशल में आएंगी, ये इमोशन। भावनाएं आपकी इमोशन में ही तो आएंगी ना। तो ये अगर आपको इतना भी पता है तब भी आप आंसर तक जा सकते हो। पहला ही ऑप्शन भावनात्मक विकास लिखा हुआ है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। भावनात्मक विकास के अंदर ये आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। कहा जा रहा है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है कि, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है कि, देखिए क्या बताता है, अवधारणाओं को जटिल से सरल के क्रम में सिखाया जाना चाहिए। ये तो उल्टा बताया जा रहा है, सरल से जटिल जाते हैं। सेकंड क्या कहा जा रहा है, पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु समूह व चरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। बात ठीक है ना। बच्चों ये देखना चाहिए ना, आप बच्चा क्लास 5th में है, उसको क्लास 9th का सिलेबस दे रहे हो, तो ये बात गलत होगी ना। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि बच्चों के आयु समूह और चरण को ध्यान में रखकर हमें उसका पाठ्यक्रम बनाया जाना चाहिए। तो ये बात ठीक है। थर्ड में देखिए, शिक्षण का बल गतिविधि के परिणाम पर होना चाहिए, ना कि सोचने की प्रक्रिया पर। कहा जा रहा है शिक्षण का बल गतिविधि के परिणाम पर होना चाहिए, ना कि सोचने की प्रक्रिया पर। यह बात गलत हो जाएगी। फोर्थ में कहा जा रहा है व्यवहार को दंड और पुरस्कारों के माध्यम से अनुकूलित किया जाना चाहिए। तो दंड और पुरस्कार जहां होगा वो लगभग गलत ही होता है, तो फोर्थ भी गलत हो जाएगा। सेकंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। लॉरेंस कोहरबर्ग से क्वेश्चन पूछा गया है। लॉरेंस कोहरबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया है, ये आपको बताना है। तो लॉरेंस कोहरबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया हुआ है? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया हुआ है ना। पहला ऑप्शन क्या है, बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं रखना और अनुक्रियाओं की समालोचना करना। तो ये बात करेक्ट है, क्योंकि इन्होंने बच्चों को, देखिए बच्चों को, आपने पढ़ा होगा हिंज की कहानी नैतिक विकास के सिद्धांत में। तो इन्होंने बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं जो रखी और उसके आधार पर जो है वो समालोचना करना। तो इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत भी दिया है। वैसे भी आप आंसर तक जा सकते हो। सेकंड में कहा जा रहा है खेल के द्वारा बच्चों का अवलोकन करना, ये नहीं है। प्रायोगिक विधि ये भी नहीं है। मात्रात्मक शोध कार्य विधि, ये सब तो बिल्कुल ही गलत है। तो बचा कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। जीन पियाजे से दोबारा क्वेश्चन देखिए। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न होते हैं, ये पूछा गया। देखिए जीन पियाजे कहते हैं बच्चे भी उतना मात्रा में सेम होते हैं, जितनी मात्रा में वयस्क सोचते हैं उतनी मात्रा में बच्चे भी सोचते हैं, लेकिन जो उनका गुणात्मक रूप होता है वो वयस्क से भिन्न होता है। क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं तो वो दूसरी चीज के बारे में सोचेंगे कि मेरे पास पेंसिल नहीं है, कटर नहीं है, मुझे वो मारता है। और जो वयस्क होंगे उनकी सोच अलग होगी कि मेरा घर चलेगा, ये कैसे क्या होगा, पढ़ाई करें, नौकरी। तो जो गुणात्मक रूप है वो डिफरेंट है। मात्रा दोनों की सेम होती है, जितनी मात्रा में आप सोचते हो उतना बच्चा भी सोचता है। बस आप किसी और के बारे में सोचते हो, किसी और चीज के बारे में, वो बच्चा अभी छोटा है तो वो किसी और चीज के बारे में सोचता है, तो वो जो है वो गुणात्मक रूप से भिन्न होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है ना। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, ना कि मात्रात्मक रूप से। ये बात आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन इससे बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, अगर आप प्रीवियस ईयर लगाएंगे वो आपको 10 बार क्वेश्चन रिपीटेड मिलेंगे ये सारे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। टीचर क्यों बताता है? टीचर वो चीज़ कर चुका है, वो चीज़ सॉल्व कर चुका है, वो उसको पता होता है ना। कोई भी टीचर जो बताता है तो वो चीज़ें वो कर चुका होता है, वो सीटेट एग्जाम दे चुका होगा, पास हो गया होगा ना, चीज़ें उसको पता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। पठन वैकल्य से जूझ रहे छात्रों को पढ़ना सिखाया जा सकता है। जो पठन वैकल्य जिसे डिस्लेक्सिया है, डिस्लेक्सिया से बहुत बार हर सेट में लगभग क्वेश्चन पूछा गया है कि पठन वैकल्य से जो जूझ रहा है, जिसको पढ़ने में दिक्कत है, उसको पढ़ना किस तरह से सिखाया जा सकता है। देखिए इनकी जो विकार है इनको आप दूर नहीं कर सकते हो, बस केवल उनको उनके अकॉर्डिंग पढ़ाया जा सकता है। उनको जो पठन वैकल्य से जूझ रहे हैं उनको उच्च ग्रेड स्तर के पठन ग्रंथ प्रदान करके। ये बात गलत है भाई, जिस लेवल का है उससे उच्च ग्रेड प्रदान करके आप उसको पढ़ना सिखा सकते हो। लंबे और जटिल गद्यांश देकर उसको पढ़ना सिखाओगे। अनुकूल की अनुबंधन, देखिए अनुकूल अनुबंधन ये व्यवहारवादी करते हैं, इसको तुरंत गलत काटना है आपको। और फोर्थ में कहा जा रहा है व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। ये बात ही होगी थ्रू सिस्टमैटिक फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग हम उसे पठन वैकल्य से जूझ रहे उसको बार बार फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग से हम उसको बताएंगे। जैसे आप कहते हैं कमल, पहले पढ़ते नहीं थे कमल, कमल है ना, कमल, और क्या पढ़ते हैं आम, ऐसे सब पढ़ते नहीं थे, तो उसको हम ऐसे बोल बोल के बार बार फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग उसको हम पढ़ा सकते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। दोबारा से असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखिए हमें अभिकथन पढ़ना है। शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं को
सम्मान करना चाहिए। अच्छा, और सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। बात ठीक है। कहा जा रहा है शिक्षक को विद्यार्थियों के बीच जो व्यक्तिगत भिन्नता है उनका सम्मान करना चाहिए। जैसे अब हर बच्चा सेम तरीके से सोचेगा नहीं, कोई बच्चा तेज होता है, धीमा होता है, कोई जल्दी सीखता है, कोई बाद में सीखता है ना, तो उसका सम्मान उसको करना चाहिए शिक्षक को। बात ये ठीक है। और सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार, बच्चों को जैसे नीड हो उनके अनुसार शिक्षण का समायोजन टीचर को करना चाहिए। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक लगी हमें। ठीक है। अब देखिए कारण क्या है, शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग, समूह कार्य और बातचीत से बचना चाहिए। अब देखिए एक वर्ड यही जो बचना लिखा है, इसी से ये पूरा ऑप्शन गलत हो गया है। अगर यही बचना नहीं लिखा होता तो ये बात भी ठीक हो जाती, लेकिन ये बचना कहा जा रहा है तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। कहा जा रहा है जो अलग अलग पृष्ठभूमि से शिक्षार्थी आते हैं इनको पढ़ाते समय उनके बीच जो सहयोग है, तो सहयोग को कहा जा रहा है इनसे बचना चाहिए। तो बचना नहीं, समूह कार्य से बचना चाहिए, बातचीत से बचना चाहिए। तो बचना नहीं चाहिए इसको। ठीक है। इसको बढ़ावा देना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। तो यहाँ कहा जा रहा है बचना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। तो ए सही है लेकिन आर गलत है। ये बात कहाँ कही जा रही है, ये बात सेकंड में कहा जा रहा है ए सही है लेकिन आर गलत है। तो सेकंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। 11 क्वेश्चन आपके और बचे हुए हैं। कहा जा रहा है रमा एक शिक्षिका है जो वाइगोत्स्की के सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू कर रही है। ठीक है। और वह एक चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए अपने छात्रों को समूह में काम करने के लिए नियुक्त करती है। कार्य के दौरान एक छात्र एक समूह संकल्पना को समझने के लिए संघर्ष करता है। रमा के लिए इस छात्र की मदद करने का सबसे प्रभावशाली तरीका क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है। कोई भी एक टीचर है, रमा एक शिक्षिका है और वो कोई भी चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए छात्रों को समूहों में काम करने के लिए नियुक्त करती हैं। नियुक्त करने के बाद संकल्पना के समझने के लिए वो संघर्ष करता है। तो इसकी मदद जो है वो करने का सबसे प्रभावशाली तरीका कौन सा होगा, वाइगोत्स्की के अनुसार। जहां आप देखेंगे स्कैफोल्डिंग होगा वही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखेंगे छात्र को समस्या को स्वयं हल करने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करें। अच्छा, बात तो ठीक है लेकिन फिर भी देखेंगे क्योंकि वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है। छात्र को एक अलग कार्य सौंपे जो उनकी योग्यताओं के अनुकूल हो। अच्छा, जो समस्या है उसको कहें ना सॉल्व करें, दूसरी समस्या दे दें, भाई ये गलत हो जाएगा। छात्र की समस्या पर काम करें और समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन और प्रतिपुष्टि प्रदान करें। ये बात ठीक है। प्रतिपुष्टि, देखिए प्रतिपुष्टि प्रदान करें, इसमें इसका फोल्डिंग दिया हो फीडबैक, ये आपके वाइगोत्स्की कहते हैं। वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। कहा जा रहा है छात्र की समस्या पर हम काम करेंगे और उन्हें समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकता अनुसार हमें उन्हें मार्गदर्शन और फीडबैक, उनको प्रतिपुष्टि प्रदान करेंगे, तब वो जो है जो समस्या है वो उसकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है। यहाँ कहा जा रहा था स्वयं, अब जो हल ही नहीं कर पा रहा है, संघर्ष कर रहा है, तो उसकी मदद कह देंगे आप स्वयं हल करें, तो इसलिए फर्स्ट आपका गलत हो जाएगा। फोर्थ में कहा जा रहा है छात्र को समस्या का उत्तर प्रदान करें ताकि समूह आगे बढ़ सके। डायरेक्ट उसको उत्तर प्रदान कर दें ताकि समूह आगे बढ़ सके, ये बात गलत होगी। बच्चा जहां एक्टिव होगा वही ऑप्शन करेक्ट होता है। ये बात आपको ध्यान में रख के सीडीपी का क्वेश्चन करना है। सीडीपी नहीं, पूरा सीटेट का क्वेश्चन है, इसी तरह करना है, पेडागोजी के क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से क्या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता है। बाधा वर्ड ध्यान में देखिएगा, यही बाधा वर्ड से ये क्वेश्चन जो है निगेटिव हो गया है। कौन सी चीज बाधा डालता है ये आपको बताना है। जिसे दिखाई नहीं देता, दृष्टि बाधित है जिन विद्यार्थियों को दिखाई नहीं देता, तो कक्षा में भागीदारी लेने में क्या बाधा डालता है ये आपको बताना है। मुद्रित पाठ्य पुस्तकें और नोट्स, देखिए जो केवल प्रिंटेड है, जब जिसको दिखाई नहीं देता उसके सामने आप केवल प्रिंटेड बुक रख दोगे तो वो कैसे पढ़ेगा, तो ये बाधा डालेगा। तो यही ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि हमसे पूछा था कौन सा बाधा डालता है। ठीक है। सेकंड में कहा गया है उभरी हुई रेखा चित्र और मानचित्र, तो जो उभरी हुई होगी तो वो टच करके पढ़ लेगा क्योंकि उसे दिखाई नहीं देता लेकिन हाथ तो काम कर रहा है। थर्ड में देखिए ग्राफिक सामग्री के स्पर्शनीय तरीके, बिल्कुल स्पर्श करके तो वो पढ़ सकता है। फोर्थ में कहा जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रारूपित व्याख्यान प्रतिलेखन, ये भी ठीक होगा। तो फर्स्ट वाला जो है ये बाधा डालेगा, तो हमें ये फर्स्ट वाला ही आंसर हो जाएगा। इसका क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। कहा जा रहा है महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं। आपने पढ़ा होगा मास्टरी गोल्स। देखिए 2021 में मास्टरी गोल से क्वेश्चन पूछा गया है और 2024 का जुलाई का ये सेट है। आपने जनवरी में भी क्वेश्चन पूछा गया है, जुलाई में भी क्वेश्चन पूछा गया, और ना कि यही दो बार क्वेश्चन पूछेंगे, इससे पहले भी कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए आप पूरा सिलेबस पूरा कर लें, लेकिन जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं लगाएंगे आप अच्छा नंबर आपका सीटीपी में नहीं आएगा, ये बात लिख के लीजिए।
ठीक है। और बाद में जब पेपर दे के आइएगा तब हमें कमेंट्स बॉक्स में आके बताइएगा कि आप बात ठीक कह रही थी या नहीं, ठीक है। केवल सिलेबस पूरा करना ये आपको नंबर अच्छे नहीं दिलाएगा, जितना कि आप प्रीवियस ईयर सेट अगर 5-10 लगा लोगे टाइम के हिसाब से उससे पहले लगा लेते हो तो और अच्छी बात है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ज़रूरी है, ठीक है, खासकर सीटेट में। अब देखिए मास्टरी गोल्स आपने एक पढ़ा होगा। मास्टरी गोल क्या होती है, आप सीडीपी में एकदम से महारत हासिल कर लो, सीडीपी पढ़ के एकदम से उसके टीचर बन जाओ, है ना, यही है मास्टरी गोल्स। तो मास्टरी हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में कैसे प्रभावित होती है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है, यह अवसर देता है कि वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। बिल्कुल इसका जो है अभिप्रेरणा ये क्या होती है, मास्टरी गोल्स जब आप अंदर से आप मोटिवेटेड हो, कोई जरूरी नहीं बाहरी मोटिवेशन, आप सीटेट पास आउट कर लोगे तो आपको ये मोटरसाइकिल मिलेगी, है ना, आपको स्कूटी मिल जाएगी, तो ये जो है रिवार्ड इसका बाहर है, तो इसका बाहर नहीं होता, इंटरनली होता है, ठीक है। जब आप मास्टरी कैसे हासिल करोगे किसी चीज़ में, जब आप खुद से मोटिवेटेड हो ना, जबरदस्ती किसी चीज़ में आपको डाला जाएगा, ये चीज़ें आपको नहीं सीखना, आपको सीटेट नहीं करना, जबरदस्ती कोई कहेगा करो करो करो, कैसे आप पास आउट कर पाओगे। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होना चाहिए, तभी आप उसमें मास्टरी हासिल कर पाओगे। तो ये बात जो है एकदम करेक्ट है, आंतरिक अभिप्रेरणा, ठीक है। बाकी ये सारे गलत होंगे, पढ़ लेंगे हम। या अक्सर योग्यता के स्थिर, अब जब स्थिर दृष्टिकोण में पड़ी हुई बाहरी अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता, तो बाहरी नहीं होता, जो हमने आपको बताया कि आपका जो अभिप्रेरणा हो वो बाहर हो, आप सीटेट पास करो आपको स्कूटी मिलेगी, है ना, तो ये बाहरी मोटिवेशन हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। या अक्सर या अवसर लिखना चाहिए, अवसर लिया हुआ है। या अवसर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई बाहरी अभिप्रेरणा, देखिए दोनों में बाहरी दिया हुआ है तो दोनों ही गलत हो जाएगा। यह अवसर योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है, तो आंतरिक अभिप्रेरणा तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्थिर, आप स्थिर हो, सीटेट पढ़ नहीं रहे हो, डायरेक्ट आप जाके एग्जाम दे दोगे तो सीटेट में आप मास्टरी हासिल कर लोगे नहीं ना, तो ये भी आपका फोर्थ भी गलत हो जाएगा। बचा आपका फर्स्ट, तो फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। 22 देखिए किसके बारे में ये पूछा जा रहा है, पेडागोजी से क्वेश्चन है। देखिए मेटाकॉग्निशन से, आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्र को परासंज्ञानात्मक, जिसे आप मेटाकॉग्निटिव स्किल्स बोलते हो, कौशल विकसित करने में मदद करना चाहते हो। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है। मेटाकॉग्निशन क्या होता है कि सोचना, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, सोच के बारे में सोचना, ठीक है। ये छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। दूसरा कहा जा रहा है विद्यार्थियों को सत्रीय कार्य के लिए सारांशित नोट्स प्रदान करना। अच्छा, कहा जा रहा है विद्यार्थियों को सत्रीय कार्य के लिए केवल आप नोट्स प्रदान कर दो, आपको सीटेट की नोट्स मिल जाएगी, आप सीटेट में पास आउट कर लोगे। हाँ, आपको नोट्स हम पीडीएफ दे दें उसके बाद आप पास आउट कर लोगे, ये बात गलत हो जाएगी ना। थर्ड में देखिए गृह कार्य सौंपना जिसके लिए याद रखने और याद करने की आवश्यकता होती है, तो याद करना बिल्कुल गलत होता है। फोर्थ में क्या कहा जा रहा है, छात्रों को उनके प्रदर्शन और गुणात्मक प्रतिष्ठों के बजाय अंक देना, तो अंक देना तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, ठीक है। तो बचा आपका फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, दोबारा से अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन आपसे पूछे गए। क्या कहा जा रहा है, देखिए अभिकथन क्या है, एशियाई संस्कृतियों में जो सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं, क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है। ये बात ठीक है, जो एशियाई संस्कृति होती है वो सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं और क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है ना। जो संस्कृति होती है, जैसे आप भारत की जो संस्कृति है, जो वहाँ की जो एशियाई संस्कृति है, वो सद्भावना पर जोर देते हैं और क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है। ये बात ठीक है, संस्कृति की अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग हम सीखते हैं। अब देखिए कारण क्या है, भावनाएं व्यक्तिपरक है और सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं। भाई क्यों नहीं, भावनाएं आपकी भूमिका निभाती है ना, यहाँ कहा जा रहा है भूमिका निभाती ही नहीं है। अब भावनाएं आपकी क्यों नहीं, अगर आप अभी भावनाएं आपकी ठीक है, अभी आपको खूब तेज गुस्सा लगी, पढ़ने का एकदम में नहीं मन कर रहा आपका, ठीक है, एकदम आप पढ़ना नहीं चाहते हो, ठीक है, जबरदस्ती आपको कोई बिठाला है, तो भावनाएं तो जब एकदम आप मोटिवेटेड हो, आपको पढ़ने का बिल्कुल मन कर रहा है, तो जो चीज़ें आप 1 घंटा में सीख जाओगे, जब तक आपका मन नहीं करेगा, आप जबरदस्ती अगर आपको बिठाला जाएगा तो वो चीज़ें आप 5 घंटे में भी नहीं सीखोगे। जो बात जब आप मोटिवेटेड रहोगे, पढ़ने में आपका मन करेगा, है ना। भावनाएं बहुत, अगर अभी आपको बुखार है, जबरदस्ती कह दिया जाए आप पढ़िए, तो आप पढ़ेंगे नहीं, चीज़ें अगर बैठ भी जाएंगे तो आपके दिमाग में घुसेंगे नहीं। तो भावनाएं बहुत भूमिकाएं निभाती, यहाँ कहा जा रहा है भावनाएं निभाती नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। तो ए करेक्ट है, लेकिन आर जो है वो गलत है।
कहाँ कहा जा रहा है, ए सही है लेकिन आर गलत है, सेकंड में कहा जा रहा है, तो सेकंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। 6 क्वेश्चन आपके और बचे हुए हैं। छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है जब, कहा जा रहा है फीडबैक, प्रतिपुष्टि, जो छात्रों को जो कक्षा में जो फीडबैक दिया जाता है वो प्रभावी होती है कब, ये आपको बताना है। वह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है, या इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि बच्चा क्या नहीं कर सकता बजाय इसके कि क्या कर सकता है। भाई फीडबैक इस पे नहीं होता, फीडबैक इस पे नहीं होता कि क्या नहीं कर सकता है बजाय इस पे वह क्या कर सकता है, तो उल्टा दिया हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। थर्ड में कहा जा रहा है यह वर्ष के अंत में परीक्षण और परीक्षा पर केंद्रित होता है, ये नहीं होता। फीडबैक क्या होता है, क्लास में देखिए कोई टॉपिक आपको नहीं आ रहा है तो आपको फीडबैक दिया जाता है क्लास में, उसी टीचिंग के दौरान ही दिया जाता है, ना कि जब आपका रिजल्ट सीटेट का रिजल्ट आ जाए उसके बाद हम आपको ये क्लास करवाएं, तो ये बात नहीं होती ना। यहाँ पे कहा जा रहा है कि परीक्षण और परीक्षा पर केंद्रित होता है, अंत में कहा जा रहा है, तो ये नहीं होता। अब देखिए फोर्थ में क्या कहा जा रहा है, यह छात्रों को तुलनात्मक श्रेणी प्रदान करता है, तो ये तुलनात्मक श्रेणी प्रदान नहीं करता, यहाँ फीडबैक मिलता है। आपको कोई भी टॉपिक नहीं आ रहा तो क्लास में जब उसी के दौरान आपको बताया जाता है वही फीडबैक होता है, प्रतिपुष्टि होती है, तो ये बात फर्स्ट में कही जा रही है, तो फर्स्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, रचनात्मक शिक्षण विद्यार्थियों को डैश अधिगम की ओर ले जाता है। रचनात्मक शिक्षण जो होता है वो किसकी ओर ले जाता है विद्यार्थियों को, ये आपको बताना है। जो रचनात्मक होता है, कंस्ट्रक्टिविस्ट, बताइए। टीचिंग लीड्स टू लर्निंग बाय स्टूडेंट्स। अर्थहीन होता है, यंत्रवत होता है, ग्रहणशील होता है, खोज आधारित होता है, तो खोज आधारित ये आपको एकदम पॉजिटिव लग रहा होगा, वैसे ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ कहा जा रहा है यंत्रवत, अर्थहीन, हीन लगा के ये गलत कर दिया गया है ना, हीन नहीं होना चाहिए। तो जो रचनावादी शिक्षण होता है ये विद्यार्थियों को खोज आधारित अधिगम की ओर ले जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। आपने दो तरह के चिंतन पढ़े होंगे, एक अभिसारी और एक अपसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन क्या होता है, जिसका आंसर आप जैसे आप सीटेट एग्जाम देते हो तो 4th ऑप्शन होते हैं, जब एक ऑप्शन आप करेक्ट करोगे तो वही करेक्ट सबका होगा, ये नहीं है कि उसका आंसर आप हर तरह से दे सकते हो। तो जैसे एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं ये आपके अभिसारी चिंतन को बढ़ावा देते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा अपसारी विश्लेषणात्मक है ना, विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है, जहाँ बच्चा अलग अलग तरीके से आंसर दे, अलग अलग तरीके से सोच पाए, जिसका आंसर एक नहीं हो कि भारत की राजधानी क्या है ना, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो इसका आंसर केवल आप एक दोगे, यहाँ बच्चा सोच नहीं पाएगा, विश्लेषणात्मक चिंतन यहाँ नहीं होगा। तो वही क्वेश्चन आपको पहचानना है कि जहाँ बच्चा हर तरह से सोच पाए। ठीक है, भारत में कितने राज्य हैं, इसका आंसर आप एक तरह से दोगे, तो ये नहीं है विश्लेषणात्मक चिंतन। दूसरा कहा जा रहा है भारत की कुल कितनी जनसंख्या है, ये भी आप इसका आंसर एक तरीके से दे पाओगे। भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या हैं, यहाँ पे रीजन पूछा हुआ है, तो अलग अलग बच्चे अलग अलग रीजन इसका बताएंगे, इसके बहुत सारे आंसर होंगे, तो यही विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देगा, तो थर्ड वाला ही इसका करेक्ट होगा। फोर्थ में कहा जा रहा है भारत की राजधानी क्या है, तो इसका आंसर तो सब बता देंगे, दिल्ली है ना, भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली, सब बता देंगे इसका आंसर। तो जिसका आंसर केवल आप एक तरीके से दे पाओ वो होता है अभिसारी चिंतन, और अपसारी चिंतन जिसे विश्लेषणात्मक चिंतन कहा जाता है, यहाँ बच्चा सोचेगा, अलग अलग आंसर दे पाएगा, तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, यहाँ कहा जा रहा है किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है जो उन्होंने सीखा है। अच्छा, यहाँ पे कहा जा रहा है बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है, जब बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं उसे क्या कहते हैं, पारस्परिक शिक्षण कहते हैं ना, इसे रट कर सीखना तो कहेंगे नहीं, व्याख्यात्मक भी नहीं कहेंगे, अनुबंधन तो बिल्कुल सीटेड में कहीं भी अनुबंधन मिले तो ये व्यवहारवादी बात करते हैं, रचनात्मकता में ये कोई भी बात नहीं करता है, तो पारस्परिक शिक्षण थर्ड वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्वालीनता के संदर्भ में सही है, ये आपको बताना है। स्वालीनता, ऑटिज्म आपने पढ़ा होगा, ऑटिज्म, ये देखिए ऑटिज्म, निम्नलिखित में से कौन सा स्वालीनता के बारे में सही है। पहला ऑप्शन है स्वालीनता एक तंत्रिकी विकासात्मक विकार है, बिल्कुल ये बात सही है। ये क्या है, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। ठीक है, स्वालीनता है एक तरीके से आप एकदम से इसमें बच्चा खुद में लीन रहता है ना, स्वालीनता खुद में लीन रहता है। दूसरा ऑप्शन क्या है, स्वालीनता केवल वातावरणीय क्या कारकों से केवल लगा दिया है, ये बात गलत हो जाएगी। स्वालीनता का इलाज किया जा सकता है, उम्र के साथ इसमें सुधार आता है, नहीं भाई इसका इलाज नहीं किया जा सकता, एकदम से इसे सुधारा जा सकता है। ठीक है, एकदम से इसे ठीक नहीं किया जा सकता, तो ये बात गलत हो जाएगी। फोर्थ में कहा जा रहा है स्वालीनता वाले सभी लोगों में
कम से कम एक विशेष कौशल होता है। ये बात ठीक हो सकती थी, लेकिन उससे बेहतर ऑप्शन आपका फर्स्ट है, तो फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। दोबारा से अभिकथन और कारण वाले आपसे क्वेश्चन पूछे गए। देखेंगे अभिकथन क्या है। कहा जा रहा है अभिकथन में, किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्री या पुरुष की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। ठीक है, ये बात करेक्ट है। जब बच्चा किशोरावस्था मतलब जब 18+ होता है, तब समाज में जो है उसकी जो जेंडर मतलब कहा जाता है, बालक ये काम कर सकता है, बालिका ये काम कर सकती है। बालिका खाना पकाएगी, बाहर बालक जो है वो बाहर जा सकता है। कहीं कहीं बालिकाओं को बाहर भी नहीं जाने दिया जाता है। तो मतलब ये काम बढ़ गया कि स्त्री ये काम करेगी, पुरुष ये काम करेगा। स्त्री जो है, छोटी बच्ची जो है वो गुड़िया खेलेगी, और जो बड़ा बालक है वो कार चलाएगा ना। ये सारी बातें होती हैं। तो ये परंपराओं का पालन जो है, ये दबाव बढ़ जाता है। ठीक है, हमारे समाज में ये बातें कही जाती हैं। तो ये बात तो करेक्ट हो जाएगी आपकी। इसका रीजन क्या दिया हुआ है, जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित की जाती हैं। तो ये जैविक रूप से, बायोलॉजिकली नहीं होती है कि आपने जन्म लिया पहले से ही ये फिक्स होता है कि महिलाएं ये करेंगी और पुरुष ये काम करेंगे। ये समाज में है ना, ये सोशली होता है, ना कि ये जैविक रूप से होता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा इसी वजह से। यहाँ अगर सामाजिक रूप से होता तो ये करेक्ट हो जाता। ठीक है, जेंडर और जेंडर जो भूमिकाएं बनी हुई हैं, ये सारी सामाजिक रूप से निर्धारित है। समाज में हमारे निर्धारित है कि ये सब काम अलग है। बालक का ये काम है, बालिका का ये काम है, बालिका बाहर नहीं जा सकती है ना। ये सारे काम जो है वो समाज ने निर्धारित किया, ना कि ये बायोलॉजिकली है। ठीक है, तो इसीलिए ये कारण इसका गलत हो जाएगा। तो देखेंगे ए सही है लेकिन आर गलत है। ये बात सेकंड वाले ऑप्शन में कही जा रही है, तो सेकंड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया। कहा जा रहा है विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को, ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए ताकि बालक जो है वो अलग अलग तरीके से सोच सके। ठीक है, जिसका आंसर वो कई तरीके से दे पाए। ये नहीं कि जिसका आंसर एक हो। जैसे भारत की राजधानी क्या है ना, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ, तो इसका आंसर वो एक तरीके से दे पाएगा, जिसे हम अभिसारी चिंतन भी कहते हैं। तो बच्चा जहाँ अभिसारी चिंतन कर पाएगा, वो वाला ऑप्शन हमें देख के बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन कहा जा रहा है विद्यार्थियों को उनके संदेह और सवाल पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। तो हमें हतोत्साहित नहीं करना चाहिए ना, प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये वर्ड आप ध्यान दीजिएगा, ये सारे पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड होते हैं। देखिए हतोत्साहित, यहाँ प्रोत्साहित लिखा होता है, वो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, इसीलिए फर्स्ट आपका गलत होगा। सेकंड वाले में कहा जा रहा है ऐसे सवाल देने चाहिए जिनमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल है, तो ये बात सही है, तो सेकंड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। थर्ड में क्या कहा जा रहा है, ऐसे सवालों से बचना चाहिए जिनमें विवेचन और विश्लेषण की आवश्यकता होती है। तो ऐसे सवालों से हमें बचना नहीं चाहिए जहाँ बच्चा विश्लेषण कर पाए, जिसे क्रिटिकल थिंकिंग उसकी वहीं तो होगी। तो यहाँ कहा जा रहा है कि उससे बचना चाहिए, यहाँ कहा जा रहा है इससे बचना चाहिए। ठीक है, ये वर्ड आप ध्यान दीजिएगा। तो हमें ऐसे सवालों से बचना नहीं चाहिए, ये गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर 4 देखेंगे, केवल ऐसे ही सवाल पूछने चाहिए जिनका एक ही उत्तर हो, ये भी गलत हो जाएगा। मतलब यहाँ क्या कहा जा रहा है, अभिसारी चिंतन कहा जा रहा है जिसका आंसर एक हो। जैसे दिल्ली की, भारत की राजधानी क्या है ना, दिल्ली है, और महात्मा गांधी का जन्म हुआ कब हुआ, सूरज किधर से निकलता है किधर डूबता है, ये सारा क्वेश्चन इसका आंसर क्या होगा, एक ही तरीके से बच्चा आंसर दे पाएगा। ठीक है, यहाँ क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होगी। क्रिटिकल थिंकिंग वहाँ होगी जहाँ बच्चा एक ही क्वेश्चन का अलग अलग तरीके से आंसर दे पाए। ठीक है, तो वहाँ वो चिंतन कर पाएगा। ठीक है, जिसे हम अपसारी चिंतन भी कहते हैं। तो ये फर्स्ट वाले, सेकंड वाले ऑप्शन में ये बात कही जा रही है, तो सेकंड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये 7 जुलाई 2024 का ही क्वेश्चन पेपर था। अभी आपका जो दिसंबर में एग्जाम होगा ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि सिलेबस आपका चेंज तो है नहीं, तो ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। और अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन जरूर करिएगा, और कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि माइनस मार्किंग है नहीं तो क्वेश्चन क्यों छोड़ना है ना, चाहे टाइम ना बचे लास्ट में, लेकिन कोई भी गोला बनाए आप, क्योंकि MCQ का गोला तो आपको बनाना है। तो सारे क्वेश्चन करके आने हैं, पूरे 150 क्वेश्चन होंगे टोटल, और आपको 150 क्वेश्चन करके आने हैं। ठीक है, ये CDP का 30 क्वेश्चन था 7 जुलाई का। ठीक है, अभी 2-3 महीने पहले का ये एग्जाम हुआ था। देखिए जनवरी 2024 में 3 बार आपके एग्जाम हुए, एक बार जनवरी में हुआ था, उसके बाद 7 जुलाई 2024 को हुआ, और अभी आप जब देंगे 14 दिसंबर को, तो 3 बार एक ही साल में सीटेट का एग्जाम हुआ है। ठीक है, बहुत लोग पास आउट भी हुए हैं, बहुत लोग नहीं हुए हैं, तो प्रैक्टिस जरूर करिएगा। ये PDF इसकी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप PDF डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो टाइम पर मिलता रहे। ठीक है, तो दूसरी क्लास में हम दूसरा सेट करेंगे, हिंदी का भी करेंगे क्वेश्चन पेपर।